जैसा कि हमने कहानी के पिछले भाग में सुना, ऐन मौके पर पहुंचकर शौर्य ने प्रीति के साथ होने वाली अनहोनी को तो रोक दिया था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं प्रीति पर शक हो चुका था कि अगर प्रीति को मौका मिलेगा तो वो उसे छोड़कर भाग जाएगी। क्योंकि ये दूसरी बार था जब प्रीति ने उससे झूठ बोला था। उसे प्रीति को खोने का डर सताने लगा था। शाम के 6 बजे से रात के 10 बज चुके थे। शौर्य अपने घर की प्राइवेट जिम में कसरत कर रहा था। उसके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि प्रीति फिर से उसे छोड़कर जाने की कोशिश न करे। पहली बार वो किसी के आगे इतना मजबूर हो गया था। अगर कोई और उसके साथ इतना बड़ा धोखा करता तो वो अब तक उसका नामो निशान मिटा चुका होता। उस वक्त किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक सके। वो अपना सारा गुस्सा उन बेजान मशीनों पर निकाल रहा था। जब घर के स्टाफ ने इस बारे में शौर्य की माँ को बताया तो उन्हें भी उसकी चिंता होने लगी। वो जानती थी कि शौर्य को इस वक्त अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ प्रीति है। तभी वो मेरे कमरे में आई और मुझे शौर्य को रोकने के लिए कहा। मुझे लगा था कि वो मुझे माफ़ कर चुका है, इसलिए मैं बिना डरे उसके कमरे में चली गई। जैसे ही मैं उसके सामने पहुंची, शौर्य अचानक मुझे यूँ सामने देखकर अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाया और एक भारी भरकम हाथ का पंच मेरे मुंह पर आकर लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल मैं ज़मीन पर पड़ी हुई थी। शौर्य मुझे नीचे गिरे देख रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो कोई बेजान मशीन नहीं, प्रीति थी। वो तुरंत मेरे चेहरे को गोद में लेकर जोर जोर से थपथपाने लगा। मेरी नाक से खून बह रहा था। वो बार बार चिल्ला रहा था, प्रीति उठो, प्लीज़ उठ जाओ। वो पास रखे टॉवल से मेरा खून रोकने की कोशिश करने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ आ गए। कुछ ही देर में वहाँ डॉक्टरों की लाइन लग चुकी थी। शौर्य का दिल बैठा जा रहा था। इतनी बेचैनी उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो मुझे गोद में लेकर बैठा हुआ था। डॉक्टर्स के आते ही वो गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए बोला, जल्दी से इसे ठीक करो। अगर इसे जल्दी ही होश नहीं आया तो तुम सब भी यहीं बेहोश पड़े दिखोगे। सब जानते थे कि जब शौर्य को गुस्सा आता है तो उसे कंट्रोल करना किसी की भी बस की बात नहीं होती। डॉक्टर डरते हुए मुझे चेक कर रहे थे। तभी नर्व्स चेक करने के लिए एक डॉक्टर ने मेरा हाथ पकड़ा। शौर्य गुस्से से उसे देख रहा था। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो बिना हाथ लगाए मुझे कैसे चेक करे। लेकिन शौर्य को ये बोलने की हिम्मत किसे थी। माँ ये बात समझ गई थी। उन्होंने शौर्य से कहा, डॉक्टर्स को अपना काम करने दो। अगर वो चेक नहीं करेंगे तो प्रीति ठीक कैसे होगी। मेरा नाम सुनकर शौर्य का गुस्सा शांत हो गया और वो मुंह फेर कर खड़ा हो गया। कुछ भी करो लेकिन इसे होश में लाओ। डॉक्टर्स ने मुझे एक इंजेक्शन दिया। कुछ ही देर में मुझे होश आ गया। मैडम को होश आ गया है। ये सुनकर शौर्य मेरे पास आकर बैठ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे धुंधला सा उसका चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं डर के मारे फिर से बेहोश हो गई। इसे क्या हुआ? अचानक फिर से क्यों बेहोश हो गई? वो गुस्से में बोला। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे क्योंकि सब जानते थे कि मैं फिर से बेहोश क्यों हुई हूँ। लेकिन किसकी हिम्मत थी जो शौर्य के सामने जुबान खोल सके? किसने तुम लोगों को डॉक्टर बनाया है? सब मिलकर एक लड़की को होश में नहीं ला पा रहे हो। वो चिल्लाकर बोला। माँ शौर्य को कमरे से बाहर ले गई और बोली, तुम इस तरह उन लोगों पर चिल्लाओगे तो वो कैसे प्रीति का इलाज करेंगे? तुम थोड़ी देर यहाँ बाहर इंतजार करो, मैं प्रीति के पास जा रही हूँ। जैसे ही उसे होश आएगा तुम्हें बुला लूंगी। शौर्य के कमरे से जाते ही सबकी जान में जान आई। कुछ देर में ही मुझे होश आया। माँ मेरे करीब बैठी थी और आसपास इतने सारे डॉक्टर खड़े थे। सबके चेहरे डर से उतरे हुए थे। मुझे होश में देखकर अचानक उन सबके चेहरे खिल गए। बाहर जाकर एक डॉक्टर ने शौर्य को इन्फॉर्म किया, मैडम को होश आ गया है सर। ये सुनकर शौर्य दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा और मेरे करीब आकर बैठ गया। उसे देखते ही मैंने कसकर माँ का हाथ पकड़ लिया और उनसे चिपक गई। आज मेरा दिल डर और गुस्से में से भर गया था। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। डॉक्टर्स ने कहा, सर इनकी दवाई हमने यहाँ रख दी है, इन्हें लेकर ये ठीक हो जाएंगी, बस इन्हें कुछ दिन आराम करना है। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले गए। सब लोग कमरे से जा चुके थे। अब सिर्फ हम तीनों ही कमरे में थे। अब तुम आराम करो, मैं कल सुबह तुमसे मिलने आऊँगी। ये बोलकर माँ वहाँ से जाने लगी। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, माँ आज रात आप यहीं मेरे पास रुक जाइए। मेरी ये बात सुनकर शौर्य को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, माँ काफ़ी रात हो चुकी है, आप भी जाकर अपने कमरे में आराम करो। ये सुनकर वो बोली, तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो बुला लेना, मैं आ जाऊँगी, अभी तुम सो जाओ। ये बोलकर वो कमरे से चली गई। शौर्य मेरे करीब आकर बैठ गया और बोला, क्या ज़रूरत थी उस वक्त मेरे सामने आने की? गलती तुम्हारी है तो भुगतो अब। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। मन तो कर रहा था उसका सर फोड़ दूं। माफ़ी मांगने की बजाय उल्टा मुझे ही सुना रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसके हाथों ने मेरे चेहरे को छुआ
उसकी उंगलियां कभी मेरे होठों को, कभी मेरी गर्दन को छू रही थी। वो शायद खुद को मेरे पास आने से रोक नहीं पा रहा था। अचानक वो मेरे बराबर में आकर लेट गया और मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं मन में सोच रही थी, प्रीति ये तो तेरी सोच से भी ज़्यादा कमीना इंसान है। मेरी ऐसी हालत करके अब इसे ये सब सूझ रहा है। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही उसके हाथ का वो ज़ोरदार घूंसा खाकर मेरी उसे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं अभी भी सदमे में थी। फिर भी किसी तरह हिम्मत करके मैंने उसे रोकते हुए कहा, मुझे अभी दर्द हो रहा है, मैं आराम करना चाहती हूँ। मेरे ये बोलते ही उसने अपने हाथों को रोक लिया और बोला, ठीक है तुम आराम करो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे जगा देना। मैं उठकर सोफे पर सोने के लिए जाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, आज से तुम यहीं मेरे साथ सोओगी। नहीं, मैं सोफे पर ठीक हूँ। मैं बार बार एक बात को दोहराने का आदी नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं चुपचाप आंखें बंद करके वहीं उसके बगल में लेट गई। सुबह एक झटके से मेरी आँख खुल गई। मुझे ऐसा लगा कोई मेरा गला दबा रहा है। शौर्य मुझे इतने कसकर गले लगाकर सोया हुआ था कि मेरा दम घुट रहा था। यह आदमी अब मुझे चैन से सोने भी नहीं देगा क्या? मैंने गुस्से से उसका हाथ अपने ऊपर से हटा लिया। अचानक शौर्य की नींद खुल गई। मुझे जागा हुआ देखकर उसने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? हाँ, थोड़ा सा सुकून। मैं मन ही मन ये बोलकर रह गई, नहीं कुछ नहीं चाहिए। उसने घड़ी की तरफ देखा और फिर अपने मोबाइल में देखने लगा। वो टाइम देखकर हैरान रह गया। 10 बज चुके थे। आज पहली बार वो इतनी देर तक इतनी गहरी नींद में सोया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और हैरानी के भाव थे। मेरे गाल पर एक किस करके वो बाथरूम में चला गया। वो आज हैरान था। आज से पहले इतनी सुकून भरी नींद उसे कभी नहीं आई थी। ऐसी क्या बात है इस लड़की में जो मुझे इसकी तरफ खींच रही है? क्यों इसके आसपास होने पर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है? लेकिन अगले ही पल वो खुद को समझाते हुए बोला, ये लड़की भरोसे के लायक नहीं है। मेरे लिए ये सिर्फ दिल बहलाने का खिलौना है। इतने में ही पायल का मुझे फ़ोन आया। मैं भूल ही गई थी कि आज वो मुझसे मिलने घर आने वाली थी। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गई। मैंने उसे अपने कमरे में ही बुला लिया। बहुत दिनों बाद पायल से मिलकर मैं बहुत खुश थी। मेरे चेहरे को देखकर उसने पूछा, ये क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं, वो कल बाथरूम में गिर गई थी। कहीं शौर्य ने तुझ पर हाथ तो नहीं उठाया? सच सच बता। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी शौर्य कमरे में आ गया। वो शायद अपना मोबाइल भूल गया था। उसके जाते ही पायल धीरे से बोली, यार तेरा हस्बैंड तो बहुत हैंडसम है। मैंने चिढ़ते हुए कहा, तुझे पसंद है तो तू रख ले। शौर्य बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पायल मुझे बार बार ऑफिस फिर से ज्वाइन करने को बोल रही थी। मैं भी पूरा दिन उस घर में पड़े पड़े बोर हो गई थी। मैंने सोच लिया था शाम को शौर्य जब घर आएगा तो उससे फिर से नौकरी ज्वाइन करने के बारे में बात करूंगी। शाम को वो घर आया। हम दोनों हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। आज उसका मूड अच्छा लग रहा था। यही सही मौका है बात करने का, ये सोचकर मैंने उससे कहा। वो आज पायल आई थी तो पूछ रही थी क्या मैं फिर से नौकरी। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी, इतने में गुस्से में उसने मुझे घूरते हुए कहा, आइंदा से पायल इस घर में नहीं आनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मैं गुस्से में अपने कमरे में चली गई। ये खुद को समझता क्या है? मेरी ज़िंदगी के सारे फैसले लेने का हक आखिर इसको किसने दिया? मैंने शौर्य की अलमारी में से वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर निकाले और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने में ही शौर्य भी कमरे में आ गया। उसने देखा कॉन्ट्रैक्ट के कागज़ फर्श पर बिखरे पड़े थे। वो मेरे चेहरे को देख रहा था। शायद परसों रात की तरह आज फिर से वो मुझ पर हाथ उठाना चाहता था। लेकिन ना जाने कौन सी चीज़ थी जो उसे मुझ पर गुस्सा करने से रोक रही थी। उसने पास आकर मेरा हाथ पकड़ा। मैंने उसका हाथ झटकते हुए कहा, खबरदार जो तुमने मुझे छुआ भी। तुम एक पागल आदमी हो, मुझसे दूर रहो। मैं रोते हुए उस पर चिल्लाए जा रही थी, लेकिन वो नॉर्मल खड़ा मुझे देख रहा था। अचानक मेरे होठों पर हाथ रखकर मुझे चुप करवाता हुआ बोला, ठीक है कल से कर लेना नौकरी, लेकिन इस बार मेरा विश्वास मत तोड़ना। उसकी बात सुनकर मेरा रोना कम हो गया। उसने अपने हाथों से कॉन्ट्रैक्ट के उन टुकड़ों को इकट्ठा किया और मेरी हथेली पर रखकर बोला, इन कागज़ के टुकड़ों की इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें मुझसे दूर कर दे, और वैसे भी ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी थी। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आज मैं पहली बार उस पर चिल्लाई। न जाने कहाँ से मेरे में इतनी हिम्मत आ गई और उसने मुझे कुछ कहा भी नहीं। दूसरी ओर शौर्य भी यही सोच रहा था कि उसे क्या हो रहा है। वो प्रीति पर गुस्सा करना चाहता था। वो चाहता था आज उसे इस तरह चिल्लाने पर अच्छी तरह सबक सिखाए, लेकिन वो उसके रोते हुए मासूम से चेहरे को देखकर मजबूर हो गया था। ना चाहते हुए भी उसने प्रीति की बात मान ली थी। उसे ये क्या हो रहा है वो समझ नहीं पा रहा था। अगले दिन मैंने फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली। ऑफिस में सबसे मिलकर मैं बहुत खुश थी।
अगर मैं कुछ दिन और उस घर में पड़ी रहती तो शायद मैं पागल हो जाती। आज शौर्य ने पहली बार मेरी कोई बात मानी थी। ये सोच सोचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। शादी को इतने दिन हो गए लेकिन मैं आज तक शौर्य को समझ नहीं पाई। कभी तो मेरी इतनी फिक्र करता है कि मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और अगले ही पल मुझे टॉर्चर करने लगता है। वो मेरे लिए किसी अनसुलझी पहेली की तरह था जिसमें मेरी ज़िंदगी उलझ कर रह गई थी। शाम को घर पहुंची तो मन हुआ आज शौर्य की पसंद का खाना बनाऊंगी। ये सोचकर मैं किचन में चली गई। वहाँ पहले ही कई नौकर मौजूद थे जो रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर वो लोग हाथ बांधकर खड़े हो गए और बोले, मैम आपको कुछ चाहिए तो हमें ऑर्डर कीजिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात का खाना मैं बनाऊंगी और तुम लोगों को ऑर्डर है कि तुम सब मेरी मदद करोगे। लेकिन मैम, शौर्य सर का खाना उनके डाइट चार्ट के हिसाब से बनता है, लेकिन आज से मेरी पसंद से खाना बनेगा। अब बिना कुछ बोले मेरी हेल्प करवाओ। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, लेकिन शादी के बाद कभी मौका ही नहीं मिला। आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि शौर्य खुश हो जाएगा। ये सोचकर मैं खाना बनाने लगी। कुछ देर में ही सारा खाना बनकर रेडी हो गया। मैं इस बात से अनजान थी कि शौर्य मेरे पीछे खड़ा मुझे देख रहा था। अचानक उसकी वही डरा देने वाली सख्त आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। तुम्हें यहाँ किचन में आने की परमिशन किसने दी? उसकी आवाज़ सुनकर मैं घबराते हुए पीछे मुड़ी। वो गुस्से से मेरी तरफ देख रहा था। मैं सोच रही थी, अब इसे क्या हो गया? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। सब नौकर हमेशा की तरह शौर्य को देखकर नीचे मुँह किए खड़े थे। ये सब तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन कामों के लिए घर में नौकर हैं। अपने कमरे में जाओ। मैं गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मैंने सोच भी कैसे लिया कि इस जैसा सनकी आदमी किसी को प्यार भी कर सकता है, और कितनी बार मुझे गलतफहमी होगी। ये सोच सोचकर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वहाँ शौर्य भी किचन से निकल गया था, लेकिन खाने की खुशबू ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाया और नौकर से बोला, जो भी बनाया है बाहर टेबल पर लेकर आओ और प्रीति मैडम को खाने के लिए बुला कर लाओ। एक सर्वेंट मुझे बुलाने कमरे में आई और बोली, मैम आपको सर ने बाहर बुलाया है। मन तो कर रहा था उसे बोल दूं कि नहीं आऊँगी, जो करना है कर लो, लेकिन उसके बाद उस सनकी आदमी का गुस्सा भी तो मुझे ही झेलना पड़ेगा। ये सोचकर मैं ना चाहते हुए भी बाहर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आओ बैठो, खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। तो ये इतना सारा खाना क्या अकेले मेरे लिए बनाया है? चुपचाप बैठो। ये बोलकर वो मेरे लिए प्लेट में खाना लगाने लगा। प्लेट में इतना सारा खाना देखकर मैंने हैरानी से उसे देखा। मैं इतना सारा खाना नहीं खाती। चुपचाप खाना खाओ, और आज से हर रोज़ तुम्हें इतना ही खाना खाना है। इतनी पतली हो कि पास जाता हूँ तो तुम्हारी हड्डियाँ मुझे चुभने लगती हैं। मैंने नौकरों की तरफ देखा जो मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे। ये पागल आदमी मेरी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। मैं गुस्से में खाना खा रही थी। मेरा पेट पूरी तरह भर चुका था, लेकिन शौर्य का पूरा ध्यान मुझ पर ही था। उसे कब किस बात पर गुस्सा आ जाए कोई नहीं जान सकता था। मैंने किसी तरह खाना खत्म किया और अपने रूम में चली गई। अगर इसे खाना खाना ही था तो इतना नाटक क्यों कर रहा था? यह आदमी कोई भी काम सीधे सीधे क्यों नहीं कर सकता? मैं खुद से बातें कर रही थी, तभी शौर्य कमरे में आ गया और बोला, कल से मेरे लिए खाना तुम ही बनाओगी और ये मेरा ऑर्डर है। और अगर वो ऑर्डर मैं ना मानूँ तो? मेरा जवाब सुनकर वो मुझे घूरने लगा। नहीं, मेरा मतलब है तुम ऑर्डर की जगह प्यार से भी तो ये बात बोल सकते हो। अचानक उसने मुझे तकिए की तरह अपनी बाहों में दबोच लिया। शौर्य इस बात से अनजान था कि वो भी अब प्रीति की तरफ खिंचा जा रहा था, लेकिन जब जब उसे याद आता कि प्रीति ने उससे दूर जाने की कोशिश की थी और अगर आज भी उसे मौका मिलेगा तो वो उससे दूर जाने का मौका छोड़ेगी नहीं, ये सब सोचकर उसे प्रीति पर गुस्सा आने लगता। लेकिन अगले ही पल उसका वो मासूम सा चेहरा देखकर वो शांत हो जाता। वो मान चुका था कि उसे प्रीति की लत पड़ चुकी है और अब वो उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन प्रीति अभी तक नहीं जान पाई थी कि शौर्य के दिल में क्या चल रहा था। आज मैं सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, तभी शौर्य ने कहा, आज ऑफिस मत जाओ, आज तुम्हें मेरे साथ कहीं और चलना है। लेकिन कहाँ? वो सब बाद में बताऊंगा। कुछ देर में हम दोनों तैयार होकर एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर पहुंचे। वहाँ सिन्हा इंडस्ट्रीज का बोर्ड लगा हुआ था। शौर्य मुझे आज पहली बार अपने ऑफिस लेकर आया था। सब लोग मुझे देखकर खड़े हो गए और गुड मॉर्निंग विश करने लगे। ये मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तभी आगे बढ़ते हुए हम एक बड़े से कमरे में पहुंचे जहां काफ़ी सारे लोग पहले से ही मौजूद थे। शौर्य ने उन सब से मुझे मिलवाया। उनमें से एक आदमी बोला, मिस्टर शौर्य, आपने अचानक मीटिंग बुलाई, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। सब ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। आज से मैं अपनी वाइफ प्रीति को कंपनी के 40% शेयर्स का पार्टनर बनाता हूँ।
अब से प्रीति भी मेरे साथ ऑफिस आएगी और कंपनी के हर बड़े फैसले में इसकी राय भी शामिल होगी। उसकी ये बात सुनकर वहाँ बैठे सब लोग हैरान रह गए। मैं भी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी। क्या मैं जो सुन रही थी वो सच था? लेकिन अचानक शौर्य ये सब क्यों कर रहा था? वो लड़की जिसकी कीमत कुछ दिन पहले तक शौर्य की ज़िंदगी में एक पालतू जानवर से ज़्यादा नहीं थी, अचानक ऐसा क्या हुआ जो शौर्य ने उसे अपनी कंपनी में पार्टनर बनाने का इतना बड़ा फैसला ले लिया? आखिर क्या चल रहा था उसके दिमाग में? जानने के लिए मिलते हैं कल फिर से इस कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Let's do it.